अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 12, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे स्टैचियोमेट्री। स्टैचियोमेट्री देख लीजिए, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें। स्टैचियोमेट्री होती क्या है? द स्टडी ऑफ relationship between the amount of reactants and products in chemical reactions as given by chemical equations is called stoichiometry। यानी स्टैचियोमेट्री में हम क्या देखते हैं, यानी ये एक रिलेशनशिप है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एक इक्वेशन लिखी हुई हो, इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड पे हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लेफ़्ट हैंड साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। अब जो केमिकल इक्वेशन हो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। यानी सबसे पहले आप उस इक्वेशन को देख लीजिए कि वो बैलेंस है। जब वो बैलेंस हो जाए तो उसके बाद आप देखें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हो। यानी ये जो रिलेशनशिप होता है आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है, यानी कितने अगर प्रोडक्ट्स आपके अगर आप फर्ज करें कि 3 मोल्स बनने हैं तो कितने मोल्स रिएक्टेंट के रिक्वायर्ड होंगे, या अगर रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं तो कितने मोल प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे। ये रिलेशनशिप या इस रिलेशनशिप की जो स्टडी होती है उसे हम स्टैचियोमेट्री कहते हैं। यानी स्टैचियोमेट्री के लिए हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना ज़रूरी है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो फिर हम जो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है इसको स्टडी कर सकते हैं और ये स्टैचियोमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए दूसरी डेफिनेशन, स्टैचियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होते हैं देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टैचियोमेट्रिक अमाउंट। यानी अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन होगी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होंगे और इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होगी या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स होगी वो स्टैचियोमेट्रिक अमाउंट्स कहलाते हैं। चाहे वो अमाउंट रिएक्टेंट के हों चाहे वो अमाउंट प्रोडक्ट के हैं, दोनों सूरतों में वो स्टैचियोमेट्रिक अमाउंट्स कहलाते हैं। अब जब हम ये स्टैचियोमेट्री की कैलकुलेशंस करते हैं, यानी अननोन रिएक्टेंट भी हो सकता है, अननोन प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो हम देख सकते हैं कि उसके लिए हमारे पास क्या क्या असम्पशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास 2 असम्पशंस हैं, यहाँ पे देख लीजिए। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट assumptions while considering calculations based on the stoichiometry of chemical reactions। यानी जो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन किस चीज़ की करेंगे, यानी अगर हमें रिएक्टेंट रिक्वायर्ड हो या कितने अमाउंट प्रोड्यूस हुए हों ये हमें मालूम करना हो किसी भी बैलेंस इक्वेशन में, तो हमारे पास 2 assumptions होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है? रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। यानी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमें खुद ही अज्यूम करना पड़ेगा। यानी हम ये समझेंगे, हालांकि वो कम्प्लीटली जो है वो कन्वर्ट ना भी हो, लेकिन हमें यही अज्यूम करना पड़ेगा कि जितना भी रिएक्टेंट्स है वो कम्प्लीटली तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। जब भी हम वो केमिकल रिएक्शंस की कैलकुलेशंस कर सकेंगे। नंबर 2 हमारा असम्पशन क्या है? नो साइड रिएक्शंस अकर। आपको मालूम है, आपने केमिकल इक्वेशंस बहुत सारी देखी हैं, आपने देखा है कि किसी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो कुछ मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ माइनर प्रोडक्ट्स भी होते हैं। यानी अगर एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है तो साथ उसके कुछ साइड रिएक्शंस भी होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशंस करते हैं तो फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। यानी हम ये कंसिडर करते हैं कि जिस चीज़ को हमें अगर प्रोडक्ट को कंसिडर करना है तो जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं हम वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि बाई प्रोडक्ट्स कोई बने ही नहीं है। यानी हम क्या अज्यूम करते हैं कि नो साइड रिएक्शंस या नो बाई प्रोडक्ट्स, यानी उस रिएक्शन में ना कोई साइड रिएक्शन है ना कोई बाई प्रोडक्ट्स है। और दूसरा क्या होता है कि जितना भी रिएक्टेंट्स हमने लिया है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। तो ये 2 assumptions जब हम रखेंगे, यानी
अगर स्टेचियोमेट्री की कैलकुलेशंस हमें करनी है तो दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नंबर 1 तो हमें ये देखना है कि हमारे पास इक्वेशन जो हो वो दुरुस्त लिखी हुई हो, दूसरा वो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो, और थर्ड वन ये जो दो एजम्पशंस है इनको हमें एज्यूम करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स को भी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्टेचियोमेट्री जो कैलकुलेशंस हैं वो किस पे बेस करती हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिस ऑफ स्टेचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। नंबर 1 पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, एक बार फिर बता देती हूँ क्या होता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो आपको मालूम है कि जो मैटर है वो ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी इंसान जो है वो मैटर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता और ना ही मैटर को फना कर सकता है, सिर्फ उसकी फॉर्म बदल सकता है। यानी अगर एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की फॉर्म में, तो आप उस जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से आप प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि मैटर को आप ख़त्म कर दें, यानी मैटर ख़त्म नहीं हो सकता, हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उसको केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ भी है हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं क्या होता है कि आप प्योर केमिकल कंपाउंड, यानी कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन द सेम फिक्स रेशियो बाय वेट। ये हमारे पास सेकेंड लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल वाटर के ले ली है क्योंकि वाटर एक बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्योर कंपाउंड है। अब इस वाटर को आप किसी भी ज़राए से ले लें, आप चाहे रिवर से लें, चाहे आप जो है समंदर से ले लें, आप किसी कुएं से ले लें, या आप लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस कर लें, तो क्या होगा। देखें, आपने प्योर केमिकल कंपाउंड लिया, इसके हमने एग्जाम्पल ली, एग्जाम्पल वाटर लिया, यानी प्योर वाटर ले लिया। तो अब हम क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में, ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स। देखें, अब इसके अंदर दो एलिमेंट हाइड्रोजन के और एक जो है दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मौजूद है, यानी दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब ये जो एलिमेंट हैं ये हमेशा सेम रहेंगे। यानी अगर मैं दरिया से वाटर ले रही हूँ, या बारिश के पानी से वाटर ले रही हूँ, या समंदर से ले रही हूँ, या मैंने लैब में बनाया है, हर दफ़ा हमारे पास उसमें कौन से एलिमेंट्स ही होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बारिश से हमने पानी को देखा तो उसमें कोई और एलिमेंट्स आ गए, या अगर हमने दरिया से ले लिया, या हमने कुएँ से ज़मीन खोद के पानी निकाला है तो कोई और एलिमेंट आ गए। ऑलवेज उनके एलिमेंट्स सेम ही होंगे। वाटर चाहे आप किसी भी ज़राए से लें तो सेम एलिमेंट कौन से हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे देख लीजिए इस लॉ में क्या कह रहे हैं, इन द सेम फिक्स रेशियो बाय वेट, यानी इनका जो फिक्स रेशियो भी होगा। अब आप देख लीजिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो यहाँ हमने 16 लिख दिया। तो यानी यहाँ पे इनका रेशियो क्या हो गया, 2:16। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1:8 का रेशियो आ रहा है पार्ट बाय मास। यहाँ लिखा है ना बाय वेट, तो मास या वेट आप एक ही बात कंसिडर कर लीजिए। तो 1:8, यानी 1 पार्ट बाय मास अगर हाइड्रोजन मौजूद होगा तो 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन मौजूद होगा। ये है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो स्टेचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है इस पे बेस करती है हमारी दो लॉज पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे स्टेचियोमेट्रिक रिलेशन। इनके रिलेशंस देख लीजिए, 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं यहाँ पे। ये देखें, देयर आर 3 रिलेशनशिप इन्वॉल्व फॉर द स्टेचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर हम स्टेचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमारे पास 3 रिलेशनशिप होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है मास मास रिलेशनशिप, नंबर 2 हमारे पास होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और नंबर 3 हमारे पास होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मास मास रिलेशनशिप क्या है। आज तो हम सिर्फ इनको जो है एक्सप्लेन या डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कल हम इनके जो है अगले लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और इनके जो है मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, इसमें हमें सिर्फ डेफिनेशंस याद करनी होती हैं और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टेचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब
अब आप कल से हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि मास मास रिलेशनशिप क्या होता है। स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप इन विच वी डिटरमाइन द अननोन मास ऑफ अ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट मैंने लिखा है, ये प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दोनों हो सकता है। अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। यानी सबसे पहले हमें एक इक्वेशन लिखनी है जो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, और हम रिएक्टेंट के भी मास यहाँ कंसिडर करते हैं और प्रोडक्ट के भी मास, यानी इसमें से रिएक्टेंट के मास भी अननोन हो सकते हैं और प्रोडक्ट के मास भी अननोन हो सकते हैं। जाहिर है कोई एक अननोन होगा तो दूसरा गिवन होना चाहिए। अगर हमें प्रोडक्ट का मास मालूम करना है, यानी अननोन मास किसका है, प्रोडक्ट का है, तो फिर रिएक्टेंट का मास गिवन होगा। और अगर रिएक्टेंट का मास अननोन है तो फिर प्रोडक्ट का मास गिवन होगा। तो इस तरह इस रिलेशनशिप से, यानी मास मास रिलेशनशिप से हम रिएक्टेंट के भी मास मालूम कर सकते हैं और प्रोडक्ट के भी मास मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा रिलेशनशिप है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। देख लीजिए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है। स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप इन विच वी डिटरमाइन द अननोन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये जो अननोन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस है, ये जो है प्रोडक्ट का भी हो सकता है, रिएक्टेंट का भी हो सकता है, फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। यानी इस रिलेशनशिप में एक, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या रिएक्टेंट का हो, मास होता है, और जो दूसरा होता है वो वॉल्यूम हो सकता है। यानी अननोन मास भी हो सकता है, अननोन वॉल्यूम भी हो सकता है। इसी तरह गिवन मास भी हो सकता है, गिवन वॉल्यूम भी हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप को हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड है, हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देख लीजिए वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है। स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप इन विच वी डिटरमाइन द अननोन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये अननोन वॉल्यूम प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं, फ्रॉम अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। यानी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में रिएक्टेंट के भी वॉल्यूम होते हैं और प्रोडक्ट के भी वॉल्यूम को ही कंसिडर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने मास मास रिलेशनशिप में क्या है, यानी अगर के हमारे पास रिएक्टेंट मास में है तो प्रोडक्ट भी मास में होगा। और वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या है, अगर रिएक्टेंट वॉल्यूम है तो प्रोडक्ट भी वॉल्यूम में, यानी दोनों चीज़ें, नोन जो होगा वो भी वॉल्यूम में होगा, जो अननोन होगा वो भी वॉल्यूम ही होगा। तो इस रिलेशनशिप को हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। आप ये सारी डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला कल फिर हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे, यानी इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा ये तीनों के तीनों रिलेशनशिप समझ में आएंगे। कल इंशाअल्लाह हम मास मास रिलेशनशिप की न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।